हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेके आए हैं आज जो वीडियो, वो है एक सनराइज सेक्टर जो कि आजकल बहुत ज्यादा टॉक में है। टॉक ऑफ द टाउन हम जिसे बोलते हैं, डेटा सेंटर। कि सब लोग बात कर रहे हैं कि डेटा सेंटर ये क्या है। डेटा सेंटर आने वाले टाइम में बहुत बड़ी थीम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, उसी पे ही आज हम समझेंगे ये डेटा सेंटर है क्या, डेटा सेंटर कैसे काम करता है और ऐसी कौन सी बेनिफिशियरी कंपनीज होने वाली हैं इंडिया में जो कि डेटा सेंटर स्टॉक्स में हैं, और वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो पोटेंशियल मल्टी ईयर मल्टी बैगर बन सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ये चलिए वो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, कोई भी हम रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, कोई रिकमेंडेशन हमारा नहीं है। इस वीडियो को जस्ट आप एक नॉलेज के पर्पज से देखिए और नथिंग एल्स। अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और हमें भी इनपुट देके बताइए कि अगर आपने इससे कुछ सीखा या फिर आपने इससे कुछ और इनपुट आप देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइए। तो फ्रेंड्स, आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स के बारे में समझेंगे हम, ये है क्या चीज डेटा सेंटर्स की जिसकी इतनी बात हो रही है। डेटा सेंटर कितने प्रकार के होते हैं इंडिया में, कौन कौन से डेटा सेंटर आ रहे हैं, आ चुके हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं डेटा सेंटर के, डेटा सेंटर स्टॉक्स जो इंडिया में हैं उसकी हम बात करेंगे। डेटा सेंटर स्टॉक्स के बारे में कि इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो डेटा सेंटर्स कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि डेटा सेंटर्स में ऑलरेडी हैं और आने आने टाइम में और बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। और मेरी खुद की वॉच लिस्ट की मैं बात करूंगा कि मैंने कौन सी उन कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। और ये जस्ट मेरा एक पर्सनल व्यू है, जस्ट आपके साथ शेयर करने के लिए, नथिंग काइंड ऑफ ए फाइनेंशियल एडवाइस। तो फ्रेंड्स, चलते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर जो दिखने में कुछ ऐसा लगता है, एक इमेज है इस प्रकार की। तो डेटा सेंटर है क्या, बेसिकली क्या है डेटा सेंटर, क्यों आया है नीड। तो डेटा इज द किंग, ये एक बहुत बड़ी पंच लाइन है कि आज की डेट में जिसके पास डेटा है वो किंग है और ये रियल चीज है। आप कहीं भी एक निकल जाइए, अब आपने कॉल कर लीजिए एक बैंक को पर्सनल लोन के लिए या किसी के लिए, या आप मॉल में चले जाइए, वहां पर अपना लास्ट में बिल करते वक्त एक नंबर लिखवा दीजिए। फिर देखिए कॉल्स कैसे कैसे आते हैं। आपने लोन के लिए अप्लाई करेंगे एक बैंक में, लेकिन आपको लोन मिल भी चुका होगा तो भी 5-6 बैंक से आप कॉल आते ही रहेंगे कि वो डेटा मेंटेन कर रहे हैं। डेटा ही बेसिकली है कि आज की डेट में डेटा के बारे में ही बात होती है। सब लोग डेटा को कैप्चर करते हैं, फिर उसको जगह जगह उसको यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली डेटा सेंटर क्या है उसको हम समझते हैं। तो डेटा सेंटर एक बिल्डिंग है। एक्चुअल में डेटा सेंटर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का पार्ट है जो कि डेट हाउसेस कंप्यूटर सर्वर्स में बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर्स हैं विच आर नीडेड टू स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो उस डेटा को हमें रखना है। एक्चुअल में स्टोरेज डिवाइस में भी रख सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको उसको प्रोसेस करना है, आपको उसको रियूज करना है, बार बार उसको रियूज करना है, उससे फिर कॉल करना है कि उस डेटा को रिकॉल करवाना है कि वो डेटा जो हमने उस टाइम रिकॉर्ड किया था उसका फिर वापस आपको आपको चाहिए 5 साल पहले का डेटा, 10 साल पहले का डेटा। तो वो क्या है, प्रोसेस करने के लिए। वैसे स्टोरेज अगर जस्ट करना होता और फिर उसको आराम से बाद में देखना होता तो इतनी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें क्या करना है, लाइव चाहिए कि आपको रखा है डेटा, उसको वापस प्रोसेस करना है, यूज करना है, और ये बिल्कुल मिली टू मिली सेकेंड्स में होना चाहिए। जिससे कि ये और आज की डेट में जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसमें इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला हो रहा है और यूज होने वाला है, क्योंकि वो सब चीज इस पे ही डिपेंड है। तो डेटा सेंटर प्रोवाइड सर्विसेज लाइक टेलीकम्युनिकेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज, बैकअप फॉर मेनी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा आपको समझा पाया हूं तो डेटा सेंटर वो बिल्डिंग्स हैं या बिल्डिंग्स के वो पार्ट्स हैं जिसमें एक ऐसी हाउस ऑफ कंप्यूटर्स वगैरह रहते हैं, सर्वर्स रहते हैं, बहुत बड़े बड़े, उसमें स्टोरेज सबके लिए एक जगह होती है जहां पर सारी उसका इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। तो तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा सेंटर्स क्या होता है। थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी इससे कि हम किस किन की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, डेटा सेंटर जो है कि एंटरप्राइजेस डेटा सेंटर, एंटरप्राइज डेटा सेंटर होता है कि अगर एक कंपनी लाइक से गूगल या अमेजन, आज की डेट में बोला जाता है कि अमेजन के पास सबसे बड़ा डेटा सेंटर है, सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो अमेजन के पास में है, एंटरप्राइज डेटा सेंटर। तो ऐसे डेटा सेंटर्स को बोला जाता है जो उस कंपनी में ही है। जैसे अमेजन ने अगर बना रखा है अपने पास, गूगल ने बना रखा है अगर अपने पास, तो वो उसको हम कहेंगे कि एंटरप्राइज डेटा सेंटर है, वो उसको खुद के यूज के लिए। को लोकेशन डेटा सेंटर्स में क्या है कि आपको एक थर्ड पार्टी सिस्टम से एक डेटा कि किसी ने बनाया डेटा सेंटर और फिर बाद में आपने उसने उसको उसको रेंट आउट कर दिया कि मैंने फॉर एग्जांपल डेटा सेंटर बनाया। डेटा सेंटर की जो यूनिट है,
किस में बनाते हैं, कि कितना बड़ा डेटा सेंटर है, तो वो होता है मेगावाट्स में, क्योंकि ये पावर का इसमें बहुत बड़ा यूज है। तो कहते हैं कि मैंने 100 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया, मैंने 1000 मेगावाट का डेटा सेंटर बनाया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से अगर आपने 100 मेगावाट लीज आउट कर दिया, फिर फॉर एग्जाम्पल कि एक कंपनी को कर दिया है जो कि डेटा सेंटर यूज करती है, डेटा का यूज करती है, फॉर एग्जाम्पल गूगल को कर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो है वो को लोकेशन डेटा सेंटर है, उसमें मल्टीपल आप लोकेशन, मल्टीपल जो कंपनीज उसको यूज कर सकती हैं। मैनेज सर्विस डेटा सेंटर्स होते हैं कि जिसके अंदर ओनली सर्विसिंग की बात की जाती है, कि वो केवल काम करेंगे, कि एक मैनेजमेंट करेंगे डेटा सेंटर्स का, और वो केवल वो खुद उसको रेंट आउट सिस्टम से नहीं करेंगे। और ऐसे ही उसमें आता है क्लाउड डेटा, जब क्लाउडिंग की बात की जाती है, क्लाउड डेटा की बात की जाती है, तो वो डेटा सेंटर्स जो होते हैं उसको क्लाउड डेटा सेंटर्स बोलते हैं। तो आई होप कि थोड़ा बहुत है जो मैं थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ या आपको समझ पाए होंगे। बाकी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको रियली इंटरेस्ट आता है डेटा सेंटर्स की थीम को आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज आप गूगल कीजिए, आप बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें यूट्यूब्स में अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हैं, उनको सुनिए, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो कंपोनेंट्स ऑफ डेटा सेंटर बेसिकली बना किसका होता है, तो हम थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली क्या, जहां पर वो जगह है, वो लैंड, वो बिल्डिंग, जहां पर सारे डेटा सेंटर्स होते हैं, तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हुआ, सर्वर्स लगे हुए हैं, रैक्स लगी हुई हैं, वो सारे जो चीजें हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर या पावर, पावर इज अ मेन कंपोनेंट, इसलिए इसका यूनिट भी मेगावाट में रहता है, कि आपको जो है पावर, अनइंटरप्टेड पावर देनी है। आपको पावर अगर देनी है, ट्रांसफॉर्मर्स होने चाहिए। ट्रांसफॉर्मर्स का यूज है कि आपको जो पावर है वो किस रेंज में, कैसी कैटेगरी में देनी है, और अगर वो देनी है तो किसके थ्रू दोगे, केबलिंग्स होंगी, केबल्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट बहुत स्पेशल केबल्स होते हैं। ये सारा जो है ना, ये नाम सुना सुना लग रहा है, लेकिन होता क्या है कि इसके लिए, डेटा सेंटर के लिए जो यूज होने वाला है चीजें, वो बड़ी ही क्रिटिकल और बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही बोल सकते हैं नीश उस कैटेगरी का रहेगा। नॉर्मल केबल्स वगैरह काम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, तो इसमें क्या होता है कि डेटा सेंटर्स के लिए जो ये कंपनियां काम करती हैं, वो उसी के लिए वैसे ही पार्ट बनाएंगी, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही प्रिसाइज हम बोलेंगे उसको। स्विच गेट्स वगैरह रहते हैं, उसके लिए इलेक्ट्रिकल का उसका कंपोनेंट। स्टोरेज डेटा का रहता है कि स्टोरेज करने के लिए रैक्स वगैरह रहते हैं, स्टोरेज डेटा वगैरह बनता है, ये कंपोनेंट्स हैं। सर्वर्स लगे होंगे बड़े बड़े, अब जब बड़े बड़े सर्वर्स लगे होंगे, हीट जनरेट होगी उन कंडक्टर से, उन पीसीबी से, सबसे, तो उसको कूलिंग मिलनी चाहिए, नहीं तो कूल नहीं हुआ तो आपका जो प्रोसेसिंग है डेटा का, वो डाउन हो सकता है, उसका वो कट आउट हो सकता है। तो कूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट एक नॉर्मल एसी लगा देना उस रूम में, वो वाला वो सिस्टम नहीं, बिल्कुल पीसीबी तक पहुंचे ऐसी कूलिंग भी होती है। तो इसके लिए बड़ा इंट्रिकेटेड डेटा सेंटर्स में कूलिंग का रिक्वायरमेंट रहता है। फायर एक्सटिंग्विशर, फायर का बहुत रोल रहता है कि बहुत हीट जनरेट हो जाती है, और सारा ही सारा जो है इलेक्ट्रॉनिक है, तो फायर, ऐसी फायर लगे तो फायर हो, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर इस प्रकार के स्पेशल होने चाहिए कि वो उस फायर को वो काफी कंट्रोल कर सकें, कम से कम नुकसान हो, अदरवाइज ये शॉर्ट सर्किट इन सब में ये बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर बड़ी स्पेशल रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी स्पेशल कैटेगरी डेटा सेंटर्स, और क्योंकि हो क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेसिंग होने वाली है, वो आने वाले टाइम का जो टॉक ऑफ द टाउन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वर्चुअल स्पेस, ये सारा जो होने वाला है, वो सब डेटा सेंटर्स को ही यूज करने वाला है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि इंडिया, और अभी क्यों हुआ इतना इंपॉर्टेंट डेटा सेंटर्स का, मैं आपको बताता हूँ इस दौरान बीच में, कि डेटा सेंटर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ कि इंडिया में 2023 में, लास्ट ईयर बोला गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि इंडिया का डेटा इंडिया में रहना चाहिए, बाहर नहीं होगा। तो ऐसा कुछ इसमें एक वो आया था, एक रूल आया था गवर्नमेंट के द्वारा। तो उससे बड़ा एक कॉल आया कि इंडिया का डेटा, जो इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया के जो है डेटा इतना ज्यादा है, तो उसको भी इंडिया में रखना है, तो वो डेटा सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन सबको लेते हुए ये बहुत ज्यादा एक हॉट वो बन चुका है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि रेलवेज, डिफेंस, ये काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन रहते हैं, और बहुत ज्यादा एक इसका डिस्कशन है। ऐसे ही ये जो एक नया सनराइज सेक्टर है, वो है डेटा सेंटर, जो मैं समझ पा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी स्टडी करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा सेंटर। ये अगेन मैं आपको जस्ट एक पिक्टोरियल व्यू में दिखाना चाह रहा हूं, बाकी मैंने इसी के बारे में जस्ट प्रीवियस स्लाइड में इसको बताया था। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो इसका मेन थीम है, जो उसके लिए आप सभी इंटरेस्टेड होंगे, कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि डेटा सेंटर उसमें आ चुकी हैं, और वो अलग अलग फील्ड में काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा इस पे आगे बढ़े तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ अपने चैनल पे। मैं आपको जस्ट इसलिए लेके आया हूँ कि
हमने लास्ट मंथ 21st 22nd में भी सम जून में हमने 4 वीक्स पहले हमने डिस्कशन किया था अबाउट सोलर पंप में जो है शक्ति पंप्स में हमने काफी डिस्कशन किया था। उसमें कहा था कि जून में उसका प्राइस अराउंड 3000 था और जुलाई में हमने कहा था जुलाई अगस्त में उसका प्राइस 4000 हो जाएगा, मतलब कि विद इन 30% इसका इंक्रीज आ सकता है विद इन 1 to 2 मंथ्स में। और मैं आपको जस्ट बता देता हूं कि मैंने यहाँ वीडियो जो कवर किया था ये शक्ति पंप का ही ये ग्राफ है। शक्ति पंप को हमने कवर किया था जून 21 के आसपास। आप वहां पे इसका प्राइस देख सकते हैं कि दिस प्राइस जो था वो था 3300 और उसके बाद इसने 4500 का इसने जुलाई 5 को इसने टच किया। बाकी अभी भी जो है 4000 के आसपास 390 के आसपास ये जो है वो अभी रन कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि हम कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं देते हैं कि जो आपको बहुत शॉर्ट टर्म में, या हम कोई रिकमेंडेशन देते भी नहीं है वैसे तो, लेकिन मेरा कोई जो डिस्कशन होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता ही नहीं है। आप किसी भी कंपनीज को उठा के देख लीजिएगा और आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के अनुसार भी आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट है हमारे हमारे चैनल पे अलग अलग एसएमई, माइक्रो कैप, स्टॉक एजुकेशन, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो हम चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म के लिए हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम लोग जो है इस कंपनीज का यहाँ पे लाके डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं वापस, हम साइन ऑफ किया है डेटा सेंटर के रिगार्डिंग एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन ऑफ किया है। तो इट मे बी कि आपको इसमें एक स्पाइक मिले मंडे को, लेकिन ये अगेन किसी प्रकार का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई एडवाइस नहीं है, कुछ भी डिस्कशन ऐसा नहीं है प्राइस के ऊपर। लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आई ऑलवेज यूज टू ट्राई टू बी वेरी, यू कैन से, इंफॉर्मेशन को रखना, इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना वो थोड़ा सा मेरा रहता है। तो मैं अभी अनंतराज के बारे में आपको बताता हूं कि गूगल के साथ इन्होंने एमओयू साइन किया है डेटा सेंटर के ऊपर। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी का काफी अच्छा एक पॉइंट हो सकता है अगेन। और हम बात करते हैं तो कौन है, टेक्नो इलेक्ट्रिक, काफी अच्छी कंपनी जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी है, काफी सालों से काम कर रही है। ये जो करते हैं टेक्नो इलेक्ट्रिक, वो करते हैं कि फर्स्ट अनंत राजा वो करते हैं रेंट आउट के लिए और ये करते हैं सेल के लिए। तो ये पूरा बनाते हैं फिर बाद में सेल करते हैं। तो इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट जो है रेलवेज का जो रेलटेल है उसके साथ में कोलैबोरेशन किया हुआ है और उनके लिए ये डेटा सेंटर्स को बना रहे हैं। जैसे कि और भी हम बात करते हैं तो है ब्लैक बॉक्स, टाटा ग्रुप की कंपनी है ब्लैक बॉक्स, जो कि वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेटा सेंटर में है। बाकी ये बहुत कंपनियां हैं, आप भी उसमें अपना खुद का रिसर्च भी कर सकते हैं और हमें कमेंट बता सकते हैं कि इसके अलावा भी आपको कौन सी कंपनियां मिली हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से रहेंगी डेटा सेंटर्स में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कूलिंग स्पेस में। कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट नॉर्मल एसी लगाना ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा कूलिंग के लिए एक अलग सा एनवायरनमेंट रहता है। तो ब्लू स्टार काफी अच्छा काम कर रहे हैं डेटा सेंटर्स के लिए। आप उनकी कॉन कॉल को सुन सकते हैं, उनके प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली है स्नाइडर इलेक्ट्रिक एक फ्रेंच कंपनी है, इंडिया में भी ये लिस्टेड है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। तो आप उसको जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि कूलिंग स्पेस में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और है मित्सुबिशी ये भी एक एमएनसी कंपनी है जो कि इंडिया में शायद किसी नाम से लिस्टेड भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कूलिंग स्पेस में। ये 3 कंपनियां हैं जो कि मैं जस्ट एक एज इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहा हूं। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स, काफी इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसफॉर्मर्स का कि ट्रांसफॉर्मर्स के साथ में ट्रांसफॉर्मर ऑयल्स वगैरह जो है। तो बात करते हैं तो वोल्ट टेम्प जो है, वोल्ट टेम्प ट्रांसफॉर्मर्स वडोदरा की बेस्ड जो कंपनी है, काफी अच्छा काम कर रही है डेटा सेंटर्स में। अपार इंडस्ट्रीज, वो जिसका अपार का जो है वो ट्रांसफॉर्मर्स ऑयल्स इन सब में काफी काम रहता है, रोल है। फिर हम बात करते हैं वो है भारत बिजली, वो भी इसी प्रकार का जो है वो इसी प्रकार के फील्ड में है, ट्रांसफॉर्मर्स फील्ड में। फिर आगे आ रहे हैं सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी कंपनी है, वो है ओरेन प्रो, छोटी कंपनी है काफी अभी, लेकिन काफी अच्छा काम कर रही है, काफी समय से इस बारे में काम कर रही है सॉफ्टवेयर में। और बात करते हैं नेटवेब तो आप इसको पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड जो कंपनी है, जो बहुत आगे चल रही है इसमें एआई के उसमें। तो उनके साथ भी इनका जो है वो ऑलरेडी एक अलाइनमेंट है, तो उसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नेटवर्किंग, केबल्स, स्विच गियर्स, क्योंकि केबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी, ऑप्टिकल फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी, स्विच गियर्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, स्नाइडर इलेक्ट्रिक अगेन,
और हम बात करते हैं वो है डी लिंक। डी लिंक ऑलरेडी आप सब जानते हैं, डी लिंक और टीपी लिंक भी है, जिसमें अगर कहीं भी इंटरनेट का अगर यूज है तो उन्होंने, अगर आपने देखा है तो डी लिंक या टीपी लिंक के आते हैं जो बोर्ड्स वगैरह जो आते हैं, जहाँ से हम बात करते हैं राउटर्स वगैरह, तो ये लोग जो हैं वो डेटा सेंटर के लिए काम कर रहे हैं। और डी लिंक जो है वो ताइवान बेस्ड कंपनी है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, ताइवान में भी लिस्टेड है, तो ये एक एमएनसी कंपनी है। और हमने इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। और ये भी मेरे जो डिस्कशन के बाद विद इन 1 साल के अंदर 2.5 टाइम्स ऑलरेडी हो चुकी है, और फिर भी अभी भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे ये अवेलेबल है। आगे बात करते हैं तो वो है एसटीएल टेक्नोलॉजीज। तो एसटीएल टेक्नोलॉजीज जो है वो अनिल अग्रवाल जी की ही फैमिली ओन्ड कंपनी है। अनिल अग्रवाल जी अगर बात करें तो वेदांता वेदांता की फैमिली ओन्ड कंपनीज है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों में जाके डेटा सेंटर्स की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह बना रहे हैं, और वहां पर प्लांट है नॉर्थ अमेरिका में, इटली में, इंडिया में, तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है, पढ़ा जा सकता है। अब बात करते हैं मेरी वॉच लिस्ट में। बाकी ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरे को जो कंपनी अच्छी लगी और मैं जिनको अभी ट्रैक कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शायद मैंने किसी ना किसी में डाल दिया है, तो जस्ट मैं आपको पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। तो अनंत राज काफी अच्छा लगा मुझे ना, मुझे इनका डिस्कशन करते वक्त। टेक्नो इलेक्ट्रिक है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, डी लिंक, एसटीएल। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि मैंने अभी वो अपनी वॉच लिस्ट में रखी हुई है, जिनके मैं अभी 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 स्टडी कर रहा हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऑलरेडी आप किसी में लिस्टेड, आप ऑलरेडी किसी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, या आप भी पढ़ा उनको रीड आउट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज वो कमेंट में जाकर जरूर बताइए। सभी के लिए हेल्पफुल होगा ऐसी चीजों को, क्योंकि ये एक नया फील्ड है, एक नया सनराइज सेक्टर है, और अभी बहुत ज्यादा इसको इवॉल्व होना है, काफी चीज इसमें क्लैरिटी आनी है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो वैल्यूएशन अभी भी काफी ज्यादा इसमें आ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग हैं वो, मार्केट जो है वो, मार्केट तो मार्केट है, बहुत आगे रहता है। तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है, आपको किसी का भी जो प्राइस टू अर्निंग है वो किसी का कम नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर बनाना है, तो प्लीज कमेंट करके बताइए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसको हम इंक्लूड करने की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस वीक का डिस्कशन, इस वीक का एक एक वीडियो। तो प्लीज अभी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स कम्युनिटीज में, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप राहुल स्टॉक्स बेसिस के नाम से हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमें अगर डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो का भी डिस्कशन करना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं किसी वीडियो के, किसी स्टॉक के बारे में, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं stocksbasicsrahul@gmail.com पे। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीक का डिस्कशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय